हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने जो फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, गति विषयक नियम। तो उनको आज बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो इससे पहली वीडियो आई थी वो थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब पहला गति का नियम। आज बात करेंगे गति के सेकंड नियम के विषय में। तो मैं आपको थोड़ी सी आप इस वीडियो को मैं पहले से जोड़ने की कोशिश करूंगा। जो अगर पहली बार भी देखेगा तो उसके भी समझ में आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी सिंपली सी कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, कैसी है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही बनी रहती है। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है। यदि कोई वस्तु रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है। यदि कोई वस्तु मोशन में है, गतिमान है, तो वो गतिमान रहने की कोशिश करती है। कब तक? कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसको क्या बोलते हैं भैया? बाह्य बल। ठीक है। और इसी से हमारे बल की परिभाषा निकली थी। इसी से रिलेटेड मैंने आपको जड़त्व समझाया था। ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बात हमने बहुत अच्छे से डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भैया। इस चीज को मैं यहां से मिटाने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई लिखने की बात ऐसी नहीं थी। तो पहले से हम रूबरू हो चुके हैं, मैंने आपको बहुत एग्जांपल बताए। ठीक है। तो आज बात करेंगे सेकंड के विषय में। सेकंड क्या होता है? गति का सेकंड नियम। अब मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी कि कोई वस्तु रेस्ट में है, यदि मुझे उसमें कुछ इंटरचेंज करना है तो मुझे उस पर कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा उसकी स्थिति में इंटरचेंजमेंट नहीं होगा। यदि मुझे उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, गारंटी की बात है। अब देखो, मैं नहीं मानता कि सेकंड बल आया। भाई न्यूटन जी ने प्रिंसिस बुक में पहला नियम बनाया। अब उनके माइंड में क्या एक्टिविटी क्रिएट हुई जो उनको सेकंड नियम, गति का दूसरा नियम बनाने की जरूरत पड़ी। इस अप्रोच तक हमको और आपको पहुंचना होगा। अब उन्होंने एक बात कही थी कि कोई वस्तु विराम में है, यह वस्तु विराम में जब तक बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स आरोपित ना किया जाए। अब सपोज दैट मैंने इस पर कोई बाह्य बल आरोपित कर दिया। जब भाई यहां तक की बात है तो आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब वो इतना आगे बढ़ेगा कि इस बात को सोचने की कोशिश करेगा कि मैंने मानो इस पर बाह्य बल लगा दिया। देखो ये कोई वस्तु मेरे पास है, ये वस्तु है। ठीक है, ये मानो वस्तु है। अब ये कैसी है? रेस्ट में है, विराम है। अब मानो मैंने इस पर कुछ बल आरोपित कर दिया, मैं इसको गतिमान करूंगा तो वो बल लग गया, हिलने लगी, शांत हो गई। अब मानो मैंने इस पर कुछ ज्यादा प्रेशर से बल आरोपित कर दिया, इतना। तो मैंने इस पर अगर एक बार बल लगा दिया तो क्या ये शाम तक हलती रहेगी? आप इस बात को सोचिए, इस अप्रोच तक पहुंचे आप। अगर मानो मैंने इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ये कर दिया तो ये कब तक हलेगी? अब मानो साइकिल है, ठीक है, मानो साइकिल है। अब ये कैसी है? रेस्ट में है। कैसी है भैया? रेस्ट में है। साइकिल न्यू तो ऊपर है, पेरेंट्स में बैठने लगी, सिस्टम हुआ है। ठीक। अब मानो ये रेस्ट में, मैंने इस पर कोई बाहरी बल लगा दिया, अब ये चलने लगी। तो भैया ये कब तक चलेगी? ये कब तक चलेगी? इस अप्रोच तक हमको पहुंचना है। अब मानो मैंने इस पर, अगर ऐसा तो है नहीं कि एक बार इसमें धक्का लगा दे शाम तक चलते रहो खैर। भाई मैंने इस पर जितना बल लगाया है उतनी ही दूरी तक तो ये जाएगी, उतनी ही तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। इसी बात को सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताने की कोशिश की गई है कि हम वस्तु पर जितना बल आरोपित करेंगे वह उतनी ही अपनी जगह से प्रत्यास्थ होती है, आगे विस्थापित होती है। ठीक है। ये क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस बात से हम समझे क्या है कि वस्तु की स्थिति में चेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है। देखो
आप पहुंचे ना उस मोमेंट तक, वस्तु में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ मूवमेंट, यहां तक आए हम। इसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दूर नहीं दर। F बराबर होता फोर्स। ये किस पर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है मास इंटू वेलोसिटी ना, ए के बराबर होता है। ए त्वरण बोलते हैं इसको, त्वरण, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताने की कोशिश करोगे, देखो ये तो एक ट्रेन है और ये एक साइकिल है, ठीक। ट्रेन भी रेस्ट में है और साइकिल भी आपकी रेस्ट में है। अब दोनों को मुझे मोशन में लाना है, गतिमान करना है, तो मैंने मानो इस पर इतना इतना बल लगा दिया, न्यूटन में होता बल, 10 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया मैंने इन दोनों पर। तो भाई 10 न्यूटन में सीधी सीधी बात है, साइकिल तो चल देगी अपनी जगह से। क्यों चल देगी? ट्रेन क्यों नहीं चली? तो भाई मैंने इतना ही प्रेशर बल ट्रेन पर लगाया, इतना लगाया मैंने साइकिल पर, ट्रेन अपनी जगह से चलती, साइकिल नहीं चली। क्यों नहीं चली भाई? ना ट्रेन तो नहीं चली, साइकिल चलती, क्यों नहीं चली? इन दोनों में से द्रव्यमान मास किसका अधिक है? इसका द्रव्यमान कम, इसका द्रव्यमान ज्यादा। तो जो गति विषयक नियम है वो डिपेंडेंट, जो जड़त्व होता है इनर्शिया, वो मास पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसको अपनी जगह से प्रत्यास्थ करने के लिए उतने अधिक मास की आवश्यकता होगी। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। इतनी बात हमारे समझ में आई। तो इतनी बात समझने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो अब जो बल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू अपॉन, यहां पर ये समय होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये प्रारंभिक चाल होती है और ये अंतिम चाल होती है। ये अंतिम चाल, ये प्रारंभिक चाल। इतनी बात आपके समझ में आई। अब मुझे एक बात समझ में आई, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, F बराबर एम ए होता है तुम्हारा त्वरण, ए बराबर होता है v माइनस का u अपॉन टी। इन दो बातों को बहुत दिमाग से दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल बनने की बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। अब तुम्हें यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने तुम्हें बहुत एग्जांपल बताए थे, कोशिश की थी ना। तो मैं तुम्हें धीरे धीरे इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थ्योरी थोड़ी सी बता रहा हूं, वहां तक कोशिश कर रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले के अप्रोच तक पहुंच पाए, आप समझ पाए। ये होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। जो u है तुम्हारा, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, और जो v है ये तुम्हारा अंतिम वेग, वेलोसिटी, ठीक है। F फोर्स हो गया है, ये द्रव्यमान, ये तो मतलब t मीन समय हो गया है, ये त्वरण होता है। इनका फिजिक्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, समझ में आएगा, कोशिश करना है ना, घबराइए मत। थोड़ा डिफिकल्ट सा है बट समझ में आ जाता है। देखो गति विषयक 3 नियम बनते हैं, उनको भी मैं नहीं बताऊंगा, जो काम है अपन उसी पर ध्यान देंगे हम। मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई, F प्रोपोर्शनल m v माइनस का u अपॉन t, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा, इससे मैं फोर्स निकाल सकूं कि मैंने कितना बल आरोपित किया। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी मैंने तुम्हें? एक बात कि जो त्वरण होता है v माइनस के u अपॉन t होता है, तो क्या मैं इसकी जगह a नहीं रख सकता? तो सीधा सीधा F बराबर ma हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक है। और ये क्या थी? संवेग में परिवर्तन की दर थी, संवेग में परिवर्तन, ठीक।
इतनी बात आप समझ पाए? तो अब सही बात बताइए रियली, अगर ये बात तो थोड़ी सी तुम्हारी समझ में आने की कोशिश हुई है। अब यहां से न्यूमेरिकल कैसा बनेगा ना, उस बात को समझने की कोशिश करना। बस दिक्कत यही बनेगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब बस आपको उसमें फॉर्मूले में रखना होता है। उतार रही है ना अच्छे तरीके से। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन क्या है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m 15 kg है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम हो गए। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 kg है वह स्थिर है। अब हम इसको गतिमान करेंगे। मैंने उस स्थिर वस्तु पर 5 सेकंड तक कोई बाह्य बल लगाया, 5 सेकंड तक कोई बाह्य बल आरोपित किया, कर दिया सब। चलो, तो वह वस्तु, उसका जो अंतिम वेग होगा, क्या, उसका जो स्टार्टिंग में तो अपनी जगह पर स्थित थी, उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, विस्थापित हो गया अपनी जगह से। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। अब उसने पूछी है कि इस पर जो बल लगा हुआ है, मैंने उस पर कितना बल लगाया कि वो अपनी जगह से 10 मीटर आगे बढ़ गई। ये बात उसने मुझसे पूछी। मैंने क्वेश्चन खुद बनाया, मुझे ध्यान करना है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या क्या चीज दी हुई है, पहले आपको जो इसमें दिया हो उसको आप लिखने हैं। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत देर से भौंक रहा हूं कि m बराबर 15 kg द्रव्यमान दिया है, टाइम 5 सेकंड तक उसने उस पर बल लगाया है। ठीक, अब मैंने तुम्हें बताया था अंतिम और प्रारंभिक। जो अंतिम होता है वो v बराबर होता है 10, लास्ट में इस पर 10 मीटर पर सेकंड बल लगाया, अंतिम ही तो है। स्टार्टिंग में जब वो उपस्थिति हुआ तो स्थिर थी, स्टार्टिंग में तो स्थिर है। अब मैंने इस पर बल लगा दिया, 10 मीटर आगे बढ़ेगी। अब उसने ये बात पूछी, मैंने इस पर कितना बल लगाया जो इतना आगे चली गई है, वहां जाकर रोकी, कितना बल लगाया। u बराबर स्टार्टिंग में वो 0 थी, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। u तो वो प्रारंभ में 0 थी, उस पर कोई था, कुछ था ही नहीं, स्थिर थी। अब उसने हमसे पूछ लिया f बराबर आप फाइंड आउट करो। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है ऐसा जो मुझे f मिल जाए, m है, t है, v है, u है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, f बराबर m बताया था। अब यहाँ a तो है नहीं, बट a की जगह पर v माइनस का u अपॉन t आता है। ये तीनों चीज मुझे इसमें मिल गई। तो फॉर्मूला में इसमें कौन सा अप्लाई करूंगा भैया जी, मैं करूंगा इसमें f बराबर m v माइनस के u, इतना करूंगा। m कितना है 15, m 15 भैया तुम्हारा, ये कितना है 10, ये कितना है 0, t कितना है 5, 15, 10 में 0 का 10 ही बचेगा, बटे 5, 5 दिया 15, 30 न्यूटन बल आ गया आपका, 30 न्यूटन। तो ये आते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल एनटीपीसी लेवल में और जेई लेवल में आने की संभावना है। ठीक, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बता। देखो समझने की इसमें ऐसी कोई बात तो थी नहीं वैसे, तो आपके समझ नहीं आया। मैंने आपको इतनी देर से एक फॉर्मूला बताया, आपके वो भी समझ नहीं आया। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं भैया, जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है उसमें फिजिक्स का बहुत कम लेवल आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो फॉर्मूले है ना, इनका सत्यापन भी आता है +2 लेवल में। जब आप +2 में अगर आपने पीसीएम से +2 की हो यूपी से,
तो आपको पता पड़े कि फिजिक्स का कितना हाई लेवल है 11th में और 12th में। ठीक है, 11th और 12th में फिजिक्स इतनी हार्ड है यूपी की, अगर आपने अच्छे से वही कवर कर ली ना तो आप एनडीए और सीडीएस तक की फिजिक्स को ना छोड़ देंगे, गारंटी की बात है। जब हमने ये पढ़ी थी तो हमें भी बहुत कठिन लगा रही थी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है किसी भी चीज में। आपको एक बात बता दूं, जिसके पूरा मैथ समझ में आता है ना उसके भैया जी फिजिक्स समझ में आती है। जो इंसान अच्छे से मैथ को कवर कर लेगा +2 लेवल के को, अब ये जो कंपटीशन में है ना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये तो तुमने 8वीं में पढ़े तो छोड़ दी थी, लेकिन अब वहां पर ऐसी बात नहीं है, सरल है, बहुत हार्ड है ये। अब इनसे जो क्वेश्चन बनता है तो क्वांटिटेटिव अप्रोच पर बनता है। असली मसला हो गया 11वीं 12वीं वाला जो मैथ पढ़े, अवकलन समाकलन वेक्टर, ठीक है, बहुत प्रोसेस हार्ड है, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, ऐसे नहीं। अब यहाँ तो हर चीज शॉर्ट में बन गई है। मैथ में वही चीज पूछी जाती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या समांतर श्रेणी का फॉर्मूला जब 12वीं में पढ़ा करते थे तो बहुत बड़ा हो गया था, अब तो बस यूं ही है कि ऊपर वाले को घटा दो 99/100 कर दो, ऐसा तो सिस्टम है। अब बहुत अंतर है, लेकिन तुम इसमें कुछ सॉल्व बना सको, तुम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हो, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सको तुम। ये मैथ नहीं है कि 15 में 2 को भाग दो, 5 जोड़ दो, 3 घटा दो, आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुजरना पड़ेगा। कामयाबी किताबों से होकर ही गुजरेगी फिजिक्स में। जिसके मैथ समझ में आता है उसके फिजिक्स समझ में आती है भैया, अगर अच्छे लेवल की हो तो। लेकिन आपके सिलेबस में इतना कुछ नहीं है, घबराओ मत। 2 एक टॉपिक है जो डिफिकल्ट है। चलो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दूंगा, तुम डर गए यार इससे, बताओ। अगर आप कहते नहीं समझ में आ गया तो मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराता भी, मुझे ध्यान भी आ रहे थे यार, तुम तो घबरा गई से तुम। चलो कोई बात नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 है, ठीक है, उस पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन बल लग रहा है उस पर, तो फोर्स का करो। फॉर्मूला है F बराबर m, 2000 और 20, 200 और 20, 4 न्यूटन, कितनी आ गई। ऐसे क्वेश्चन आ जाना तो बहुत सरल, और थोड़े से हार्ड आ जाना तो बड़ा हार्ड हिसाब से क्वेश्चन तुम्हारा। तो भैया नौकरी यूं ना मिलने की या बात तो तुम सोच रहे हो, तो भैया मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़े इजी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में न्यूमेरिकल में, तो पॉसिबल ना है। यूपीएसआई में बहुत मैटर करती है ये चीज। विवेक भैया जानते हो एग्जाम वाले जो विवेक भैया हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। जब 5वीं रैंक है यूपीएसआई में, पहली उनकी भी ना। साइंस बहुत अच्छे विवेक भैया की, जो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में वही टीचर बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं उनसे बहुत पढ़ा हूँ, मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ भैया को, बहुत मेहनती आदमी है। उनकी फिजिक्स बहुत हाई है, उनकी भी 5वीं रैंक आई थी। तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये कुछ ना, अगर अच्छी अच्छी बात बता दो ना तो मैं तुम डर जाओगे। चलो छोड़ो, मैंने मेरे को कराई ना। अब तुम एक दो बात और ध्यान कर लो। मैंने तुम्हें सिंपली से एक बात बताई कि किसी वस्तु को अपनी जगह से हिलाते हैं तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि उस पर कितना बल लग रहा है। क्रिकेट किसने खेला है? क्रिकेट, जब कोई बॉल आती है, जब कोई बल्लेबाज बॉल मारता है और एक प्लेयर भागकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ अचानक से पीछे की तरफ आते हैं ना आते? क्यों आते हैं? क्योंकि जब बैट से उसने बॉल मारी तो उसमें एक अलग वेलोसिटी उत्पन्न हुई, ठीक है, अलग चाल से वो आई और हम अपनी जगह पर स्थिर हैं, हमारी कोई गति नहीं है, हम भाग कर आए, समझे, हमने भागते भागते बॉल ने पकड़ी। अगर आप कभी आप टीवी में नोट करना कि यदि कोई प्लेयर भागते भागते बॉल पकड़ता है तो टीम सामने ही बॉल को रोक लेगा। अगर वो एक जगह खड़े होकर कैच को लपकेगा तो थोड़ा सा ऐसे होगा, अगर भागते भागते पकड़ेगा तो पकड़कर ऐसे फेंक देगा, क्योंकि उसकी जो गति थी, उसकी जो वेलोसिटी थी और बॉल की जो वेलोसिटी थी, जब आपस में मैच कर देंगे तो कुछ भी इंटरचेंजमेंट नहीं हुआ। जब आप खड़े होकर किसी बॉल को पकड़ेंगे तो गारंटी की बात है, चाहे थोड़ा सा ही ना, आप कितनी पावरफुल हो, हाथ झटके देगा। ठीक, तो ये किस पर डिपेंडेंट होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
ठीक, क्योंकि जितना आपने बल लगाया वो उस बल से वहां से चली है, तो वो बल आपके सामने आया तो आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अब आप मुझे सिंपली से एक बात बताना, फिर तुम कहोगे समझ में नहीं आया, कोशिश करना समझ में आएगा। जब कोई जंपिंग करता है, हाई जंप या लॉन्ग जंप, हाई या लॉन्ग, ठीक, जब जंपिंग करता है, मानो कोई प्लेयर यहां से भागकर आ रहा है और ये सिस्टम मानो 5 मीटर दूरी कवर करने के बाद वो यहां पर कूद गया यहां पर। अब वो यहां पर कूद गया, अब मुझे अगर इसका बल याद करना चाहूं मैं, कितनी फोर्स से आ रहा है, तो F बराबर m, मैंने मान लिया देखो ये 60 है द्रव्यमान, उसका वेट होगा द्रव्यमान वजन, ठीक, और ये 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ले ली, कितना हो जाएगा 120। नहीं ऐसे नहीं निकालते हम इसको, F बराबर m नहीं करते, हम इसको उस तरीके से करेंगे। 60 स्टार्टिंग में 0 था, 2 टाइम 1, तो कितना होगा 120, माइनस में तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, क्या होगी डायरेक्शन अपोजिट। अब यदि मैं यहां पर कोई गद्दे बिछा दूं, अब मैं यहां पर कोई गद्दे बिछा दूं, अब मैंने यहां पर कोई गद्दा बिछा दिया, मानो जब वो पहले कूद रहा था तो उसकी टाइमिंग 1 थी, यहां तो उसकी टाइमिंग 0 ही थी, क्योंकि वो डायरेक्ट आया जमीन पर कूद गया। जब कोई प्लेयर भागकर, जो बोल रहे हैं गांव में ठेका कूदना, जो कोई लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करता है तो अपनी जगह से ऐसे मानो भागकर यहां से आया और वो यहां से जंपिंग करेगा और ऐसे कूद जाएगा। अगर वो डायरेक्ट जमीन पर कूदेगा तो यहां पर उसकी जो चाल है आकर एक साथ 0 हो जाएगी, मानो यहां से वो कितनी स्पीड से आया और वो धरती पर तुरंत गिरेगा, चाल 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर तो हम उसमें कुछ इंटरचेंजेबल कर नहीं सकते। अगर मानो मैंने यहाँ पर रेत या कुछ गद्दा डाल दिया, तो यहाँ पर अर्थ है मेरी, ये अर्थ है, पृथ्वी है, गद्दे यहाँ तक है, तो वो यहाँ कूदेगा तो उसको यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगेगा, मानो 5 सेकंड लग गए सपोज दैट। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा टाइम, या 5 हो जाएगा टाइम, तो ये 12 24 हो जाएगा। अब आपकी बात समझ में एक आई। मैंने आपसे यही इसीलिए बोला था कि जो F होता है mv माइनस u अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड f। यदि मैं f का मान बढ़ा रहा हूं मेरा t का मान कम हो रहा था, ठीक है, यदि मैं t का मान बढ़ा रहा हूं तो मेरा f का मान कम होगा। जब यहाँ 1 था नीचे तो 120 आया, मैंने यहाँ 5 रख दिया तो 24 आ गया। जब इन दोनों में से मैं किसी एक का मान बढ़ाऊंगा तो सेकंड का मान डायरेक्टली कम या ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, इतनी बात आपका समझ में आई। तो ये तो था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से थ्योरेटिकल अप्रोच कम बनती है,